सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे। बेटा, आज हम आपकी पुस्तक वितान का पाठ 3 प्रकरण है अतीत में दबे पांव। अतीत क्या होता है? बीता हुआ समय में दबे पांव मीन्स हमारी जड़ों का पीछे से लिंक होना। क्लियर? अतीत में पैर दबना हमारी जो रीति रिवाज है या संस्कृति है वो बीते हुए समय जो बीत चुका है, भूतकाल है, उससे लेना। ये हम आज इस पाठ का पठन करेंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी वितान की पुस्तक निकालनी है और पाठ कौन सा है? ये 3। इसके जो लेखक हैं वो ओम थानवी जी हैं। इसमें पाठ में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कालीन संस्कृति का वर्णन हुआ है। पाठ ये भी लंबा है क्योंकि जो स्टोरी है ये काफी लंबी है आपके किताब में, तो इसके लिए हमें वही 2 या 3 पेज एक कालांश में करने हैं और 4 आपके कालांश में पाठ हो जाए। पाठ का नाम आपको क्लियर हो गया। अतीत में दबे पांव मीन्स पिछली जो पीढ़ियां हैं, जो बीत चुका है, उसमें से हमारा कुछ ना कुछ क्या होना, उससे लिंक होना। क्लियर? जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की बात इसमें की गई है। आपने कक्षा 10वीं में भी और कक्षा 10वीं में एसएस में आपने ये पढ़ा होगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में। उसी का आज इस पाठ में पठन हमें करना है। अपनी पुरानी यादों को ताजा करना है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के माध्यम से। ठीक है बच्चे, शुरू करें। क्लियर? अब देखिए, ध्यानपूर्वक सुनना है क्योंकि जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, बीते हुए समय की बात करते हैं, तो कुछ एक को इंटरेस्ट आता है, कुछ एक को नहीं आता। वो ये सोचते हैं पुरानी बातें हैं, बीत गई। तो इस पाठ का जो हम पठन करेंगे वो अपनी यादें ताजा करने के लिए करेंगे। ठीक है, शुरू करें। आज भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा प्राचीन भारत के ही नहीं, दुनिया के 2 सबसे पुराने नियोजित क्या होता है? सुव्यवस्थित, जिसका नियोजन अच्छे तरीके से किया गया है, शहर माने जाते हैं। इसको रेखांकित करना है। कौन कौन से? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। आगे देखिए, ये सिंधु घाटी सभ्यता के परिवर्तित, बदले हुए यानी परिपक्व दौर के शहर हैं। खुदाई में और शहर भी मिले थे। जब खुदाई हुई काफी शहर मिले, लेकिन जो मेन है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का इस पाठ में वर्णन है। लेकिन मोहनजोदड़ो ताम्रकाल, ताम्र क्या होता है? तांबा, मेटल के शहरों में सबसे बड़ा है। छात्रों, इसको आपको रेखांकित करना है। मोहनजोदड़ो ताम्रकाल, तांबे के कारण क्या है? सबसे बड़ा शहर माना गया है। वह सबसे उत्कृष्ट भी है। व्यापक खुदाई पर यहीं पर संभव हुई, ज्यादातर खुदाई यहीं पर हुई थी। बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में सड़कें, इमारतें, धातु, पत्थर की मूर्तियां, चौक पर बने चित्रित भांडे, भांडे मीन्स बर्तन, मुहरे, मोहर जिसको बोलते हैं, साजो सामान, सज्जा का सामान, सुंदरता का सामान और खिलौने आदि मिले। जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई उसके बारे में ये वर्णन है कि वहां पर क्या क्या मिला। ये जो मैंने आपको बताई है इसको रेखांकित कर लीजिए। इमारतें, सड़कें, धातु, पत्थर की मूर्तियां, चौक पर बने चित्रित भांडे, मोहरे, साजो सज्जा का सामान और खिलौने आदि मिले। सभ्यता का अध्ययन है जो ये क्या हुआ, संभव हुआ कब? उधर सैकड़ों मील 100 मील दूर हड़प्पा के ज्यादातर साक्ष्य रेल लाइन बिछाने के दौरान विकास की भेंट चढ़ गई। क्यों?
बनी हुई है कि अपने दौर में वह घाटी की सभ्यता का केंद्र रहा होगा, यानी एक तरह की राजधानी माना जाता है। यह शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था। आबादी कोई इसकी 85,000 थी, 85। ठीक है छात्रों, इसको रेखांकित करोगे 5,000 साल पहले जो बीत चुका है भूतकाल, यह आज के महानगर की परिभाषा को भी लांघता है, लांघ चुका है। दिलचस्प बात यह है कि सिंधु घाटी मैदान की संस्कृति थी, पर पूरा मोहनजोदड़ो छोटे छोटे टीलों पर आबाद था। छोटे छोटे से कस्बे बने हुए थे। ये टीले प्राकृतिक नहीं थे, नेचुरल नहीं थे, कच्ची और पक्की दोनों तरह की ईंटों से बने हुए थे। कुछ एक कच्ची ईंट जैसे बनाते हैं, उसको सुखा दिया जाता है, उसको कच्ची ईंट बोलते हैं, और पक्की उसको भट्टे में जो पकाया जाता है वो भट्टी ईंट का यहाँ पर पक्की ईंट बन जाती है। जैसे कच्ची रोटी पक्की रोटी, कच्ची किसको बोलते हैं? जो बन तो चुकी है बट उसकी सिकाई नहीं हुई। पक्की रोटी हम किसको बोलेंगे? जो हमने गैस पर सेक ली है या चूल्हे में उसको सेक लिया है। ताकि सिंधु का पानी बाहर पसर आए थे उससे बचा जा सके, कि जो पानी है उसके बचाव के लिए कच्चे और पक्के घर वहां पर बना दिए गए थे। मोहनजोदड़ो की खूबी, उसकी खूबी क्या है, उसकी अच्छी बात क्या है छात्रों? ये देखिए, इस आदिम शहर की सड़कों और गलियों में आप आज भी घूम और फिर सकते हैं। अगर आप जाओ तो आप अभी वहां पर घूम सकते हो। वहां यहाँ की संस्कृति और सभ्यता का सामान भले अजायब घरों को शोभा बढ़ा रहा हो, जैसे म्यूजियम में रख देते हैं हम सामान, तो ये वही बात है, शहर जहां था अब भी वही है, जो मोहनजोदड़ो जहां था वही है। ठीक है, आप इनकी किसी भी दीवार पर पीठ को टिका कर बैठ सकते हो, मीन्स उसका सहारा लेकर बैठ सकते हो, वो टूटने वाला नहीं है। यह वह खंडर क्यों ना हो, खंडर मीन्स जो जीर्ण जीर्ण अवस्था में है, जो बहुत पुराना है और जो कुछ टूटा हुआ है, कुछ है। किसी घर की देहरी पर, देहरी मीन्स दहलीज पर पांव रखकर आप सहसा अचानक सहम सकते हैं। रसोई की खिड़की पर खड़े होकर उसकी गंध, जो सुगंध है खाना बनाने की, उसको महसूस कर सकते हैं। या शहर के किसी सुनसान मार्ग पर, सुनसान क्या होता है? जहां पर कोई आता जाता नहीं है या बहुत कम आता जाता है, देखकर उस बैलगाड़ी की रुनझुन सुन सकते हैं। जब बैलगाड़ी होती है जिसमें बैलों को लगाया जाता है, उनके गले में बैलों के घंटे बांधे जाते हैं। जिस प्रकार मंदिरों में घंटी होती है, उनके गले में एक रस्सी से छोटे छोटे घंटियां टाइप बांधी जाती हैं, जिससे कि उनको पता चल जाता है कि ये कहाँ पर है। उनकी आवाज रुनझुन की आती रहती है। कि आपने पुरातत्व, पुरातत्व क्या होता है? प्राचीन काल की तस्वीरों में मिट्टी के रंग में देखा है। सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियां अब आपको कहीं नहीं ले जा पाती। वे आकाश की तरह अधूरी रह जाती हैं, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर, पायदान क्या होता है? जिस पर हम पैर रखते हैं, साफ करते हैं, खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। वहां से आप इतिहास को नहीं, इतिहास क्या होता है? जो बीत चुका, हिस्ट्री, उसके पार झांक रहे हैं, पारदर्शी हो गए हैं। ट्रांसपेरेंसी जिसको हम बोलते हैं, सबसे ऊंची चबूतरे पर बड़ा क्या बना हुआ है? बोध का स्तूप बना हुआ है। छात्रों इसको रेखांकित कीजिए। मगर ये मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बिखरने के बाद एक जीर्ण शीर्ण टीला बन गया। कोई 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर 26
सदी पहले बनी ईंटों के 10 पर स्तूप को आकार दिया गया। चबूतरे पर भिक्षुक क्या होते हैं, भिखारी के कमरे भी हैं, लेकिन इसमें भिखारी नहीं है। ये बौद्ध की एक जाति जिसको हम बोलते हैं वो है। 1922 में जब राखाल दास बनर्जी यहाँ आए, इसको छात्रों आपको रेखांकित करना है। राखाल दास बनर्जी कब आए? 1922 में, 1922। तब वे इसी स्तूप की खोजबीन करना चाहते थे। इसके गिर्द खुदाई शुरू करने के बाद उन्हें इल्हाम हुआ। इल्हाम होना मीन्स उनको अनुभूति हुई किस चीज की, कि यहाँ ईसा पूर्व के निशान है, यहाँ बहुत पहले के निशान है। जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो हुआ था, सर्वे हुआ था, उसके महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर, किसके निर्देश पर खुदाई का व्यापक अभियान शुरू हुआ? जॉन मार्शल के निर्देश पर। छात्रों ये भी आप रेखांकित करोगे। धीमे धीमे यह खोज के जो विशेषज्ञों को सिंधु घाटी सभ्यता की बेहरी पर ले गई। इस खोज ने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया, ये किसके नाम है, इराक की प्राचीन सभ्यताओं के समकक्ष ला खड़ा कर दिया था। किसके? मिस्र और मेसोपोटामिया, इसको रेखांकित करना है। दुनिया की प्राचीन सभ्यता होने के भारत के दावे को पुरातत्व का वैज्ञानिक आधार कहा जाने लगा। ठीक है छात्रों, आगे देखिए। पर्यटक बंगले, अब उसके बाद पर्यटक बंगला जहां पर सैलानी रुकते हैं, में एक सर्पिली, सर्प के आकार वाली, सर्पिला क्या होता है, सर्प के जैसे, सर्प जो सांप है जब चलता है तो ऐसे ऐसे, ठीक है, उसमें कभी वो ऐसे हो जाता है कभी ऐसे, तो उसको क्या बोलते हैं, सर्पिले आकार वाली पगडंडी। पगडंडी क्या होता है, छोटा रास्ता पार कर हम सबसे पहले किसी स्तूप पर पहुंचे। किस स्तूप की बात हो रही है, बौद्ध स्तूप की। पहले ही झलक में हमें अपलक कर दिया कि इतनी अच्छी उसकी झलक थी, हमारा मन हुआ कि हम बिना पलक झपके उसको देखते रहे। इसे नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया है। यह शायद सबसे रोमांचक भी है। न आकाश बदला है, न धरती बदली है, यह कितनी सभ्यता, इतिहास और कहानियां बदल गई। देखिए क्या नहीं बदला, आकाश नहीं बदला, धरती नहीं बदली, लेकिन कहानियां बदल गई। छात्रों, कहानी बदलती रहती है। इस ठहरे हुए दृश्य में हजारों साल से लेकर पल भर तक की धड़कन बसी हुई है। हजारों साल पहले से लेकर अब तक की सारी सीनरी बसी हुई है। इसे देखकर सुना जा सकता है कि भले ही किसी जगह के बारे में हमने कितना पढ़ सुन लिया हो, लेकिन तस्वीरें या वृत्त चित्र देखे हों, चाहे हमें कितनी ही मोहनजोदड़ो की या हड़प्पा की हमने चित्र देख लिए हैं या तस्वीरें देख ली हैं, लेकिन अपनी आंख से देखने का अनुभव ही अलग है। ये हर किसी की बात है छात्रों, ये पाठ में ही नहीं है। हम किसी भी चीज के बारे में अगर देखते हैं, मान लो मैं पिज्जा की बात करती हूँ, ठीक है, अगर सिर्फ मैंने नाम सुना है, नाम मैं भूल जाऊंगी, अगर मैंने खुद वो देखा है तो मैं कभी नहीं भूलूंगी। कोई भी चीज है, किसी के भी बारे में आप किताबों में पढ़ते हो, तस्वीरों को देखते हो, कितनी उसकी सीनरी अच्छी है, उसका क्या होगा, जब तक प्रत्यक्ष आप अपनी आंखों से नहीं देख लेते आपको विश्वास ही नहीं होगा। जैसे यात्रा में पांव चलना है, बाकी सब तो कदम ताल है। मौसम जाड़े का था जब ये लेखिका बात कर रही हैं, लेखक, तो उस समय क्या था, सर्दी का मौसम था, दोपहर की धूप बहुत कड़ी थी, सारे आलम को जैसे फीके रंग में
जुदा था, क्योंकि राजस्थान में भी क्या होता है, दोपहर में धूप कड़ी हो जाती है, रेत तप जाता है, ऐसे ही वहां का वर्णन है। रेत के टीले नहीं है राजस्थान की तरह, खेतों का हरापन यहाँ है। राजस्थान में क्या होता है, टीले होते हैं रेत के, और यहाँ खेतों का हरापन है, मीन्स हरियाली है। मगर बाकी वही खुला आकाश, सूना परिवेश, धूल बादल और ज्यादा ठंड और ज्यादा गर्मी। मगर यहाँ की धूप का मिजाज जुदा है। राजस्थान की धूप पारदर्शी है, सिंध की धूप चुंधी आती है, आंखों को चुभने वाली है। तस्वीरें उतारते वक्त आप कैमरे में जरूरी पुर्जे न घुमाएं, तो ऐसा जान पड़ेगा जैसे दृश्यों के रंग उड़ गए हैं, क्योंकि ज्यादा अगर धूप में आप किसी की फोटो खींचते हो तो वो आएगा ही नहीं, कहते हैं ना रिफ्लेक्शन पड़ गया, वो बात हो जाएगी। पर इससे एक फायदा हुआ, हमें हर दृश्य पर नजरें दोबारा फिरानी पड़ती। इस तरह बार बार निहारें तो दृश्य जेहन में दिमाग में ऐसे ठहरते हैं मानो तस्वीर देखकर उनकी याद ताजा करने की कभी जरूरत न पड़े। ठीक है छात्रों, आज हम इस पाठ का जो पठन है यहीं तक करेंगे। जो अगली हमारी कालांश होगी, इस पाठ से आगे हम फिर से पठन करना शुरू करेंगे। जब तक आपको 3 पेज पढ़ाए गए हैं, 3 पेज को छात्रों ईमानदारी से, मैं हर बात में ईमानदारी बोलती हूँ, आपको ईमानदारी से वो पढ़ने हैं, और जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी बन सकते हैं उतने आपको बनाने हैं। और बनाने के बावजूद, ठीक है बच्चों, आपको इतना ही करना है, पीडीएफ भेजी जाएगी, उसके क्वेश्चन आंसर जो दिए गए हैं उसको आप अपनी कॉपी में लिखोगे। आपको सिर्फ इतना काम करना है, और जो पीडीएफ है वो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर की हैं। आपको आधे अब लिख लेने हैं, और आधे जब नेक्स्ट वीडियो आएगी, आपकी कालांश होगी, उसमें से उस दौरान आपको करने हैं। मीन्स जब तक ये चैप्टर कंप्लीट होगा, आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, लिखना भी और याद करना भी। ठीक है छात्रों, इसी उम्मीद के साथ कि आप पढ़ोगे, आज मैं अपनी कालांश को यही समाप्त करती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और काम करते रहिए। आपका दिन शुभ हो।